हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने ट्रेड बीट 8 के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा लर्निंग के इस सीरीज़ में, जो प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये थर्ड पार्ट है बिगिनर के लिए। पूरी सीरीज स्टार्ट किया है बिगिनर टू एडवांस के लिए हम जाएंगे। मैंने सोचा नहीं अभी तक कि कितने पार्ट्स आएंगे पूरी सीरीज़ में, क्योंकि मैं आपको ए कैसे ड्रॉ करते हैं, ए कैसे लिखते हैं, वन कैसे लिखते हैं, वहाँ से आपको 1000 कैसे लिखना है, इसको पहचानना है। सारा चीज़ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये पूरी सीरीज़ में। जितने भी सेशन बने, ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं नए नए पार्ट्स अपलोड करता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट वाइज पार्ट। और बेसिक से एडवांस ही जाएंगे हम, जो भी बेसिक में आएगा। अगर आपको डे ट्रेडर बनना है तब भी ये चीज़ काम आएगा। अगर आप इस चैनल पे एज अ इन्वेस्टर आए हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक बाई करना है, कैसे क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है बैकग्राउंड में, और कैसे आप ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं इस सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अभी तक आप डायरेक्टली ये थर्ड पार्ट पे आए हो, ये पार्ट 3 है। ओके, सो पहले ऑलरेडी आपको आई बटन पे यहीं कहीं दिख जाएगा। पहले फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद दूसरा पार्ट देखो, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट पे आना, तब भी आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है। क्लियर? सो हमने पार्ट 2 में क्या देखा था, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है। की पॉइंट हमने देखे थे, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, एनएससी, बीएससी, डीमैट अकाउंट हमने ओपन करके दिखा था। डिविडेंड्स क्या होते हैं, आईपीओस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स क्या है। फिर हमने कल क्या पढ़ा था, और फंडामेंटल स्टॉक मार्केट एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये अभी भी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं है कोई ना, दूसरी बार वीडियो देख लेना। फिर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है पूरा बाइंग का, कि कैसे हमको पर्टिकुलर अगर एक स्टॉक बाय करना है, फॉर एग्जांपल अभी एचडीएफसी है, तो उसका फंडामेंटल कैसे चेक करना है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके टेक्निकल क्या होते हैं, सीएटी क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। क्लियर? सो आज के लिए कौन से की पॉइंट्स रहेंगे वो हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते। इवन ये कल हमने रेंज बनाया था डेली टाइम फ्रेम में, राइट। मार्केट अभी इसको ब्रेक करने जा रहा है, ब्रेक किया नहीं, जब भी ये ब्रेक करेगा, आज डेट है 24 सितंबर 2024। ये पी है, हाँ। एनीवे, सो इसको ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करता है तो फिर बैंक निफ्टी रॉकेट होने वाला है, ठीक है। वॉच आउट करिएगा। मैं इवन आज के हाई पे एक अलार्म भी सेट कर देता हूँ। ओके, सो आज हमको क्या सीखना है, एवरी डे एवरी वीडियो में आपको 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज स्टॉक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने ये सब कुछ बातें सुनी हुई होती है, ठीक है, लोगों ने, कि मेरा पोर्टफोलियो अभी रेड में है, ग्रीन में है, क्या होता है। उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई क्यों करना पड़ता है, उसका इम्पोर्टेंस एक्चुअल में क्या है, मेन पॉइंट आज के लिए ये रहेगा,
ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो लोगों के होते हैं। उसके बाद हमको इम्पोर्टेंट जानना है कि सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, और लास्ट में एज ऑलवेज स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि उसको मिनिमाइज लॉस कैसे करना है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे करना है। कोई बंदा होता है, अगर वो उसको ऐसा है कि HDFC ही लेना है तो HDFC लेगा, फिर लेगा ICICI, फिर लेगा हमारा इंड्यूस बैंक, फिर लेगा वो, मतलब आई मीन सारे बैंकिंग स्टॉक वो उसके पोर्टफोलियो में होंगे। और फिर जब बैंकिंग सेक्टर डाउन होता है, पूरा पोर्टफोलियो रेड में होता है। कोई बंदा होता है कि उसको, अगर वो डॉक्टर होता है तो उसको लगता है कि नहीं, हम लोग ये पर्टिकुलर दवाई यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिप्ला हुई, ठीक है, तो सिप्ला के स्टॉक ही ले लेते हैं पूरे पैसे का, जितना भी उसको इन्वेस्ट करना है। और फिर जब भी मेडिकल सेक्टर डाउन होता है तो उसका पोर्टफोलियो होता है रेड, और जब मेडिकल सेक्टर अप होता है तब ही वो मिलता है ग्रीन के अंदर। समझ रहे हो? उसको डाइवर्ट कैसे करना है पूरा, वो आज हम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। और एक बात कि अगर कुछ भी नहीं एक्सप्लेन हो रहा, मेरे से कुछ गलती हुई है या तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ एक स्टॉक में ही पैसा लगाने का रिस्क बहुत सारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, बैलेंस बनाना पड़ता है हम लोगों को। पोर्टफोलियो वो मेन एक ज़रूरी पॉइंट है। आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ HDFC में लगा दो, डाइवर्ट करो इसको। सारे सेक्टर के दो दो एक एक स्टॉक ले लो, ताकि कोई भी सेक्टर अगर डाउन होगा तो कोई और एक सेक्टर अप निकलेगा तभी डाउन होगा। तो आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस रहेगा, ना ही ज़्यादा लॉस ना ही ज़्यादा प्रॉफिट, वो एक एवरेज करके चलेगा। क्लियर? पोर्टफोलियो का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिससे आप इन्वेस्ट करते हैं। पूरा कलेक्शन, सारे स्टॉक का कलेक्शन, आपके स्टॉक मार्केट में सब कलेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक आपको डाइवर्सिफाई अप्रोच देने में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि एक ही स्टॉक मार्केट एक ही है, सारे लिस्टेड है, सारे टेक्स फील्ड के स्टॉक्स लिस्टेड है, राइट। आपको यूज़फुल वो ही है कि आप डाइवर्सिफाई करिए, एक ही फील्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए। IT है, IT सेक्टर बूम था लास्ट 5 इयर्स में। जिन लोगों ने सिर्फ IT में लिया था स्टॉक, उसने पैसा बनाया, लेकिन अभी वही सेक्टर डाउन है तो उसका पोर्टफोलियो ग्रीन तो हुआ था, लेकिन रेड भी तुरंत हो जाएगा। फिर कोविड था, तो कोविड टाइम में मेडिकल सेक्टर अप था, अभी एवरेज डाउन साइड चल रहा है ना। एटलीस्ट कोविड के टाइम पे जितना प्राइस चल रहा था पूरे पोर्टफोलियो का, ठीक है, वो नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ मेडिकल सेक्टर ही लिया, और वो सेक्टर उस पीक टाइम पे अप चल रहा था, क्योंकि उसकी उस टाइम डिमांड ज़्यादा थी। समझ रहे हो बात को? स्टॉक पोर्टफोलियो का मेन मतलब है कि आप अपने पैसों को अलग अलग कंपनियों और अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक लिया और मारुति का स्टॉक लिया, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। अगर उसमें से एक कंपनी का स्टॉक गिरता है तो दूसरी कंपनी का स्टॉक आपको बैलेंस दे सकता है। रिलायंस लिया आप लोगों ने
फॉर एग्जांपल 3000 में, और मारुति का स्टॉक लिया आप लोगों ने 7000 में। ठीक है, रुको मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक लिया 3000 पे, मारुति का स्टॉक लिया आपने 7000 पे। ठीक है, दोनों का सेक्टर डिफरेंट है, राइट। इसकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, इसकी इंडस्ट्री डिफरेंट है। अभी जब इसका प्राइस गिर के 5000 होता है और रिलायंस का स्टॉक अप साइड निकलता है 6000 फॉर एग्जांपल, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो एवरेज रहेगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर लॉस दिखता भी है, मान लीजिए इसको 6000 के बदले आपका 4000 हुआ। ठीक है, तो ये एक बैलेंस रहेगा, या तो लॉस दिखाएगा तो छोटा दिखेगा। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज़रूरी है। उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री के स्टॉक्स ऐड करते हैं। ठीक है, अभी मेन पॉइंट ये है कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इम्पोर्टेंस क्या होती है उसकी, कि आपको बेनिफिट कौन से है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। होल्ड ऑन, मुझे कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो मुझे एक्चुअल में पीडीएफ बनाना पसंद नहीं है। राइट, सो एनीवे, इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला, रिड्यूस रिस्क ग्रोथ के लिए, और स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, रिड्यूस रिस्क मतलब आप एक सिंगल स्टॉक पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, आपने सारे अलग अलग जितने भी स्टॉक्स हैं इंडस्ट्री के वो ले लिए, जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अलग अलग स्टॉक ले लिए सारे इंडस्ट्री के। ठीक है, तो वो आपको रिस्क रिड्यूस होगा, क्योंकि कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो एक दूसरा बढ़ेगा, राइट। तो उसी हिसाब से मेन पॉइंट आपका रिड्यूस हो जाएगा रिस्क का। ग्रोथ में कैसे हेल्प होगा? अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल भी बड़ा अच्छे से बढ़ेगा। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था रिलायंस और मारुति का। अभी दोनों की सेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, ये 3 पे लिया था और ये 7 पे लिया था। दोनों सेक्टर बढ़ रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल बढ़ेगा, राइट। सो ये मेन पॉइंट है कि ग्रो में भी आपको हेल्प होगा। और स्टेबिलिटी के केस से आपको हेल्प होगा, स्टेबल रहेगा आपका पोर्टफोलियो। जब आपका पोर्टफोलियो वेल डिवाइडेड होगा सारे सेक्टर और सारे इंडस्ट्री में, तो मार्केट के उतार और चढ़ाव जितना भी ऊपर जाता है नीचे चलता है, आपको इतना कुछ होगा नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेबल रहेगा, वो ही है सेम चीज़, राइट। जैसे अगर आपने सिर्फ टेक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, और टेक स्टॉक पूरा गिर गया, आईटी स्टॉक, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट होगा। 50,000 आपने इन्वेस्ट किया, सारा आईटी स्टॉक डाउन, आपको दिखा लॉस। लेकिन अगर आपने आईटी लिया है, मेडिकल के फार्मा लिए हैं, फिर ऑटो, ठीक है, सेक्टर में सारे डिफरेंट सेक्टर में एक एक दो स्टॉक लिए, तो सेक्टर को गिरना मुश्किल है। सारे सेक्टर एक साथ नहीं गिर सकते,
तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा। क्लियर? इसको करते हैं डिलीट। और अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो। कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपको अलग अलग तरीके के स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है। ठीक है, सब स्टॉक एक जैसे नहीं होते और हर स्टॉक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रॉफिट प्रोफाइल खुद का होता है, उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉफिट मिलता है हर एक का। फॉर एग्जांपल 100 पे स्टॉक लिया, रिलायंस मारुति का लिया आपने 100 रुपये पे। अभी हम फंडामेंटल और टेक्निकल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रिलायंस फंडामेंटल में अच्छा है, मारुति अच्छा नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो आपका ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो सारे स्टॉक में ये अपने अपने स्टॉक में एक डिफ्रेंशिएशन है, राइट। अभी कौन से टाइप के डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं, कैसे आपको ऐड करना है, कितने टाइप के उसके अंदर स्टॉक होते हैं, हमको तो सिर्फ सेक्टर ही पता है। ठीक है, लेकिन अगर बाई करना है तो कौन से बाई करेंगे भैया? ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ देखा और बाई कर लिया हम लोगों ने, राइट। सो उसके कुछ प्रकार है जो हम यहाँ लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे। जस्ट अ मिनट। कूल। अभी जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है, वो मार्केट के सबसे बड़ी कंपनियों के होते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है वो होते हैं लार्ज कैप। जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, हमारा HDFC बैंक हो गया। ठीक है, ये सारे स्टॉक लार्ज कैप में आते हैं। ये सारे स्टॉक स्टेबल होते हैं। ठीक है, और आपको कंसिस्टेंटली वो कंटिन्यूसली आपको रिटर्न दे सकते हैं। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देंगे, ज़्यादा ग्रो नहीं देंगे। वो स्टेबल होते, धीरे धीरे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया धीरे 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 चलता है। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक कभी भी आपको इंस्टेंट ग्रो नहीं देगा, इवन 3 साल में भी नहीं देगा, डबल भी नहीं होगा 3 साल में, राइट। ये एक स्टेबल होते हैं स्टॉक, उसकी प्राइस धीरे धीरे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, कभी अच्छी न्यूज़ आई, प्रॉफिट आया, डिविडेंड आया, तब बढ़ते हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप स्टॉक के कंपनियां ये होती है जो अभी ग्रो फेज में होती है, ग्रोइंग फेज में होती है, उसमें ज़्यादा ग्रोइंग पोटेंशियल होता है कंपेयर टू लार्ज, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। इसमें रिस्क कम होता है, मिड कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। फिर भैया स्मॉल कैप क्या है? स्मॉल कैप छोटी कंपनियों के होते हैं जो अभी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है। इसका ग्रोथ बहुत ही हाई होता है, मिड कैप से भी ज़्यादा, लार्ज कैप से भी ज़्यादा, लेकिन उसका रिस्क इतना ही हाई होता है कंपेयर टू मिड कैप से भी ज़्यादा, लार्ज कैप से भी ज़्यादा। समझ रहे हो? पहले से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लार्ज कैप में स्टॉक स्टेबल होते हैं, पहला पॉइंट। ग्रो कम होता है, कम, डाउन साइड कम। ठीक है, जस्ट मिनट, कहाँ गया मेरा लाइन? यहाँ पर लाइन था, लाइन या पाथ। अब
इस पे लार्ज कैप पे स्टेबल होता है स्टॉक, राइट, स्टॉक होता है स्टेबल, बट ग्रो उसका कम होता है और रिस्क भी कम ही होता है। सॉरी, हाई कर दिया मैंने। यप, रिस्क भी कम होता है। अरे भाई जाना यार। ओके, बट मिड कैप स्टॉक में क्या होता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है कंपेयर टू लार्ज कैप, रिस्क उसका ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप में क्या होता है, ग्रोथ बहुत बड़ा होता है और रिस्क बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आते हैं डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक वो होते हैं जो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं। कई सारे स्टॉक है जो अच्छे अच्छे डिविडेंड देते हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको देता है। ठीक है, डिविडेंड क्या है उसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पार्ट 2 में बता दिया है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि टर्न बाय टर्न सारे वीडियो देखना ज़रूरी है। क्लियर? सो डिविडेंड जो अच्छे अच्छे देते हैं वो भी स्टॉक होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, ताकि आपको रेगुलर इनकम एक मिलती रहे। फिर आता है हमारा ग्रोथ स्टॉक। जस्ट अ मिनट, अभी यार, नो, ओके, सॉरी, या कहाँ थे, ग्रोथ स्टॉक। या ग्रोथ स्टॉक कंपनियाँ कैसी होती है, जो अभी अग्रेसिवली ग्रोथ करती होती है, मार्केट में नई नई कोई आइटम आई, अच्छी सी प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, और वो चलती है, अच्छे से चलती है, शॉर्ट टर्म में चलने लगी, वो सारे स्टॉक ग्रोथ कंपनियों में होते हैं। उसके रिस्क होते हैं, उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट चल गई, ठीक है, तो वो फाड़ देगा आपका पोर्टफोलियो, एक ही स्टॉक, राइट। ऐसे स्टॉक ग्रोथ स्टॉक में आते हैं, उसको चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसने शॉर्ट टर्म में कितना ग्रो किया। क्लियर? अरे यार, ये मैंने गलती कर दी ऐड करके, रुको, निकल भाई, ड्राइंग को कैसे डिलीट करें, पूरा डिलीट हो जाएगा मेरा। जस्ट अ मिनट गाइस, वीडियो, यप, अब आते हैं ब्लू चिप स्टॉक पे। ब्लू चिप स्टॉक मार्केट के टॉप वेल एस्टेब्लिश कंपनी के होते हैं, ठीक है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न देती है, लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न देती है और रिस्क कम होता है। ऐसे स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक में आते हैं। सो लार्ज कैप एंड ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो में मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने ब्लू चिप के ले लिए रिलायंस, ग्रोथ में हम देखें कि इन्फोसिस है, ठीक है, फिर डिविडेंड में आता है हमारा आईटीसी, वेदांता, राइट। तो इसको बोलते हैं पूरा कॉम्बिनेशन। उस पे आपको स्टॉक में स्टेबिलिटी मिलेगी और अगर लॉस भी होता है तो कम होगा, जो जिसके नहीं बराबर चांस होते हैं अनटिल अनलेस आपने प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया। क्लियर? सो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स कैसे होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। अभी बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट की।
फोर्थ पॉइंट में सेक्टर को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, इंडस्ट्रियल और मार्केट कैप, ठीक है, ये चीज़ें हमको देखनी है। अब जब आपको स्टॉक के टाइप समझ आ गए सारे, ठीक है, तो देखते हैं कि प्रॉपर ये सेक्टर, इंडस्ट्री और मार्केट कैप एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इन स्टॉक को अलग अलग डाइवर्स करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल भी आपको यूज़ करना तो है ही, लेकिन ये सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, जितने भी स्टॉक हैं उसको भी देखना है, सेक्टर को भी देखना है आप लोगों को। तो एक्चुअल में मार्केट में सेक्टर एक ऐसा चीज़ है, जब एक सेक्टर अप होता है तो दूसरा स्टेबल रहता है, तीसरा डाउन होता है, ठीक है। सो मार्केट में हर एक सेक्टर अपना रिस्क और रिवॉर्ड देता है। अगर आप सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस वो एक साल नहीं करेगा, सिर्फ एक साल, तो उस साल आपको पूरा मार्केट आई मीन द पोर्टफोलियो आपका डाउन रहेगा, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो अब देखते हैं कि सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं और उसके अंदर कौन से स्टॉक आते हैं, राइट। क्योंकि हर साल, हर 5 साल में सेक्टर्स चेंज होते हैं, ह्यूमन के थिंकिंग चेंज होते हैं, राइट, इकोनॉमी चेंज होती है, तो सारा इस चीज़ पे निर्भर करता है, आई मीन डिपेंडेंट है। क्लियर? सो टेक स्टॉक में क्या होता है, मैं तो आईटी वाला बंदा हूँ भैया, मेरे को तो पता है। जो लोग होंगे जो हेल्थ सेक्टर में होते हैं उसको हेल्थ सेक्टर का पता होता है, जो फाइनेंस में होते हैं उसको फाइनेंस का पता होता है, जो ऑटो में होते हैं उसको ऑटो रिलेटेड स्टॉक अच्छे से सेक्टर्स पता होते हैं, ठीक है। सो टेक में टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी फास्ट ग्रो होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी वोलेटाइल भी होता है। आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको इसका रिस्क के लिए भी देखना पड़ता है भैया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दैट्स इट, इट्स कॉल्ड टेक सेक्टर। क्लियर? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब बात करते हैं हेल्थ की। सो हेल्थ में क्या क्या होता है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी स्टेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिप्ला का, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है सिप्ला, कभी भी ले लो, लाइफ में चलेगा ही चलेगा। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में देखना है ना कि कौन से मेरे को स्टॉक भी लेने हैं, आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह मॉर्निंग में, इसीलिए मैं ना ये लिख के रखता हूँ ताकि आपको रीडेबल हो। आपको बैक टू द पॉइंट, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको उठते समय जो भी चीज़ यूज़ करते हो, जो बाहर से लाते हो, ठीक है, उसको पीछे रैपर पे चेक करना है कि कौन सी ब्रांड प्रोवाइड करती है, कौन सी कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड करती है। आपका कोलगेट से लेकर चाय पत्ती हो गया, कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी हो गया, फिर व्हीकल है तो व्हीकल हो गया, लिफ्ट है तो लिफ्ट देखो अगर सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, फिर ग्लास का कुछ यूज़ करते हो तो ग्लास की कंपनीज देखो, घर में पेंट है, पेंट का देखो कौन सा पेंट का, कौन सी कंपनी का ज़्यादा अच्छा है, कौन सी कंपनी का लोग यूज़ करते हैं, सीमेंट है, राइट। जो भी चीज़, अगर ऑफिस वर्कर हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो टोबैको की अगर स्मोक करते हो तो वो भी पता होगा, उसकी भी कंपनियाँ हैं, कौन सी, फॉर एग्जांपल आप स्मोक करते हो तो कौन सी सिगरेट ज़्यादा चलती है, अगर ड्रिंक करते हो तो कौन सा ब्रांड है जो लिस्टेड है,
जो ड्रिंक का कंपनी है जो प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ये फंडामेंटल का एक हिस्सा है, राइट। फिर फिटनेस हो गया। कोविड के बाद तो सब लोग फिटनेस पे और इंस्टाग्राम रील्स पे तो इतना ज्ञान फैल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो फिटनेस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसमें सॉरी फाइनेंस पे, आह फिटनेस रह गया, फिटनेस भी चाहिए, कहाँ गया। ये सेक्टर नहीं है फिटनेस, ठीक है, ये सेक्टर नहीं है। लेकिन फिटनेस के रिगार्डिंग स्टॉक्स होते हैं जो टेक में भी होते हैं, हेल्थ केयर में होते हैं, जो दवाइयाँ प्रोवाइड करती है। ये दो सेक्टर में नहीं होते हैं, ये दो सेक्टर में होते हैं, ठीक है। उसका वो कॉम्बो बेचते हैं, कोई पर्टिकुलर टेक का यूज़ किया कोई डॉक्टर ने, और साथ में वो दवाई भी देता है। इसलिए फिटनेस एक सेपरेसिएशन है, ये बात कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। सेक्टर नहीं, लेकिन फिटनेस रिलेटेड बहुत सारे इतने स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, और आफ्टर कोविड बहुत सारा बढ़ गया है। जो पेनी स्टॉक भी है जो अच्छे से ग्रो करेगा, और टेक में ड्रोन्स रिलेटेड भी स्टॉक होते हैं, ये बात भी याद रखना, क्योंकि अभी लाइफ में लोग ड्रोन्स बहुत बाय करते हैं, स्पेशली मूवी के लिए व्लॉगर्स होते हैं। सो वो भी एक ध्यान में रखना, ठीक है। गूगल करोगे नहीं आएगा प्रॉपर, एक बुक में ऐड कर देना। आने वाले टाइम में DJI के ड्रोन्स होते हैं, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे चलते हैं, और ऐसे इंडियन कंपनी अब स्टार्ट हो चुकी है जो खुद ड्रोन्स बनाती है। और अभी बात करते हैं ऑटो सेक्टर, ठीक है। ऑटो सेक्टर में क्या होता है, वो एक्चुअल में इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। अगर इकोनॉमी अच्छे से ग्रो होती है, लोगों पैसा कमाएंगे, तो बाइक से, कार से, बस से, व्हाट्सोएवर जो भी ऑटो में आता है, ठीक है। अभी बैटरी का ज़माना है, बैटरी के स्टॉक उठा लो, ऑटो सेक्टर भी बढ़ेगा, बैटरी का भी बढ़ेगा। ऐसे सब कुछ आइडेंटिफाई करके हमको पोर्टफोलियो बनाना होता है। जैसे अगर आपने एक हो गया टाटा मोटर्स बाय किया ऑटो सेक्टर का, फाइनेंस की हमने बात नहीं की, फाइनेंस बहुत स्टेबल है सेक्टर। फाइनेंस में जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ठीक है। टेक में हो गया हमारा इन्फोसिस, मिड कैप सिप्ला, इसके लिए, ठीक है, इन्फोसिस IT, TCS IT, तो ये सारे स्टॉक IT में होते हैं, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी कैसे एक्चुअल में यूज़ करना है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या सेक्टर डाइवर्जन करना पड़ता है, कितना कितने पॉइंट्स है, क्या क्या देखना है हमें सेक्टर्स वाइज, इंडस्ट्रियल वाइज, मार्केट कैप वाइज, राइट। बट अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, जो हम सारे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एक्चुअल में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन ऐसे नहीं करेगा, ये बोलेगा कि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऑटो का ले लो, दो ये ले लो, लेकिन एक्चुअल में कब लेना है, कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सेकंड वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आपको फंडामेंटल टेक्निकल देखना पड़ेगा। अब आपको देखना है सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल एंड मार्केट कैप, ठीक है। इसको पहले आइडेंटिफाई करो, उसमें से फंडामेंटल टेस्ट कीजिए, फिर टेक्निकल देखिए, उसके बाद जाके आपका बनेगा पोर्टफोलियो। दिस इज़ द वे टू बाय
अ गुड पोर्टफोलियो, द होल्ड गुड पोर्टफोलियो, जो लोग 20 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वे फॉर क्रिएट अ बेस्ट पोर्टफोलियो, राइट। अभी बात करते हैं डाइवर्सिफाई के अलावा आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का भी समझना ज़रूरी होता है। स्पेशली हम लोगों ने डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है, सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, मार्केट कैप देख लिया, स्मॉल कैप, बिग, ब्लू चिप वगैरह, सब कुछ फोड़ डाला, ठीक है। उसके बाद भी स्टॉक मार्केट में आए हो तो रिस्क मैनेजमेंट के अलावा आपको कोई बचा नहीं सकेगा। प्रॉफिट में हो, बुक नहीं किया, मार्केट डाउन आ गया, फिर ऐसा होगा, ओ मेरा तो 50,000 प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब तो मुझे 10,000 का लॉस दिख रहा है, ऐसा होगा। तो भैया होगा, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता। 50,000 का पोर्टफोलियो ग्रीन में है आपका, ठीक है, आपने सोचा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और 3 मंथ्स टू 6 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको अभी क्या करना है, आपने एनालिसिस किया, फंडामेंटल देखा, तो एटलीस्ट 40,000 के आसपास तो बुक कर लेते। तब ऐसा नहीं सोचना था, ओ तब मैंने बुक किया तो 50,000 था। उस टाइम आपको हेल्प होगा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, TLS बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। साथ में साथ उस टाइम भी जब आप ग्रीन में होते हो, डाउन जा रहा है, तो अब आपको क्या देखना, आपको देखना सेक्टर, इंडस्ट्री, मार्केट कैप, अभी कौन सा हाई में है, कौन सा लो में है, ठीक है। उसमें से ऐसा हुआ कि भैया ऑटो सेक्टर में ऑटो सेक्टर में मारुति के स्टॉक गिर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में है, हाँ है, तो अब क्या करना है, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए भैया उसको निकाल दो, अभी डाउन आएगा तो फिर से खरीदेंगे, समझ रहे हो। अभी 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, निकाल दो। पहले कितना चल रहा था उसी स्टॉक में, 50,000 का, अभी 5,000 का चल रहा है, मतलब मार्केट डाउन आ रहा है भैया, निकाल दो उसी वक्त। स्मॉल लॉस, समझ लो एक बात, स्मॉल लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ता गया, 5,000 में से 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, 30,000 चला गया, तो आपको एंड में लॉस ही होने वाला है। फिर चाहे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, मार्केट कैप देखा नहीं देखा, प्रॉपर फंडामेंटल यूज़ किया नहीं किया, जो भी किया हो, डजेंट मैटर, अगर आप अच्छे नहीं हो रिस्क मैनेजमेंट में। क्लियर? सो रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। फिर आता है एक हमारा हेजिंग। हेजिंग क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन्वेस्टिंग इन लो रिस्क, अगेन 5 पॉइंट्स लाइन में लिख देता हूँ, है ना, अच्छा लगेगा। सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल होता है जो आपको अपने लॉस को लिमिट करने में मदद करता है। जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने 500 रुपीज़ में ख़रीदा है, इसको अब जाके 1,000 चले जाना चाहिए, लेकिन
आपके डायरेक्शन में वो स्टॉक नहीं जा रहा और 400 रुपीज़ हो गया है, ठीक है, तब आपको उसको लगाना है स्टॉप लॉस और 100 रुपीज़ का लॉस लेके आपको जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें से निकल जाना है, ठीक है, समझ में आया। और बेस्ट चीज़ क्या है स्टॉप लॉस की, कि आपने पर्टिकुलर 500 रुपये पे बाय किया, जब भी कोई भी स्टॉक ले, याद रखना ये बात, लिखना तो लिख लो अंडरलाइन के साथ, बोल्ड फ़ॉन्ट के साथ, जब भी कोई आप स्टॉक खरीदते हो कि भैया 500 रुपये पे बाइंग प्राइस है, अभी 500 रुपये चल रहे हो, मेरे को 500 में बाई करना है, उसके पहले देख लो कि उसका एसएल क्या रहेगा, क्या मैं उसको 400 रुपये अगर डाउन साइड आया तो निकालूं, या तो 300 रुपये पे मैं निकल जाऊंगा डाउन साइड आया तो। क्लियर। 500 रुपये का ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बात समझिएगा। आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, उसमें से 500 रुपये का एक स्टॉक बाई करना है, या तो 2 स्टॉक, चलिए 2 स्टॉक बाई करना है, ठीक है, 500 रुपये पे 2 स्टॉक बाई करना है। 400 का आपने सोचा मैं रखूँगा एसएल, मतलब 400 रुपये आए तो मैं निकल जाऊँगा, आपका लॉस कितना हुआ पर स्टॉक 100 रुपये, ऐसे 2 स्टॉक है 200 रुपये, ठीक है, तो ओवरऑल आपका फंड कितना हो जाएगा 1000 रुपये में से, ओह मैंने 2000 लिख लिया, ओके, 1000 रुपये आपके पास थे, उसमें से 200 चले गए, तो आपको 800 रुपये आपके फिर उसके बाद अकाउंट में रहेंगे। तो क्या उसके बाद भी आप कुछ खरीदारी कर सकते हो या तो नहीं कर सकते, आपका रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट वही होता है। सो जब भी आप 500 पे स्टॉक बाई करें, ठीक है, ऑन द स्पॉट पहला आपका काम होता है कि जो भी आपका लेवल पे एसएल बनता है, एसएल इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, यानी कि स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल 400 पे बनता है, तो खरीदारी करने के बाद डायरेक्टली आपको ऐड करना है एसएल ऑन योर अकाउंट। सो कभी भी अगर आप गलती से भूल भी जाओ और मार्केट गिरता है और ये स्टॉक की प्राइस 500 से सीधा 400 आता है, तो आपका स्टॉक लॉस में 100 रुपये के लॉस में क्या होगा, एग्जिट, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। क्लियर। ऐसा तो क्या हो गया इस पे, अरे यार कुछ ना कुछ तो है ना, चलता ही रहता है सीरियसली। ओके गया। अभी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपका पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम चेक करना और ज़रूरत के मुताबिक स्टॉक को ऐड या रिमूव करना, ठीक है। पहले ही बताया था कि मारुति का स्टॉक 7000 चल रहा है, डाउन जा रहा है, 5000 आ गया। अभी उस टाइम आपको क्या देखना है, फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न देखना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर अच्छा लगा कि नहीं यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो पहले आपके पास 500 स्टॉक थे, अभी यहाँ पर आप और 100 आपके पास फंड होगा तो 100 ऐड करना है, ताकि अब जैसे ही अप साइड निकले तो आपका लॉस में से प्रॉफिट हो। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ज़रूरत के टाइम पर कोई बैड न्यूज़ आ गई पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो वो क्रैश करेगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको चेक करना है, न्यूज़ भी देखना है और एनालिसिस भी करना है टेक्निकल, और देखना है कि क्या ये और गिरेगा। हाँ गिरेगा, क्यों गिरेगा, 500 पे मैंने लिया है,
अभी 600 चल रहा है, लेकिन अभी गिरने की आवश्यकता है तो 100 रुपीज़ आप बुक कर लो। फिर अब जब डाउन साइड आएगा 500 पे, तो फिर आप फिर से चेक करोगे उसका फंडामेंटल और टेक्निकल। आपको लगता है नहीं ये 300 पे आना चाहिए तब मैं बाई करूँगा, आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट करके बैठे हो, फिर जब 300 पे आए बाई कर लो। ठीक है। फिर हेजिंग, ये आपको इंट्राडे में भी काम आएगा। सेम चीज़, स्टॉप लॉस मेन होता है इंट्राडे के लिए। फिर रीबैलेंसिंग वो भी होता है, जब आप बैंक निफ्टी के 15 लॉट्स हैं तो बाई करे, डाउन साइड आया, ठीक है, या तो निकलना है या तो और लॉट ऐड करने हैं। हेजिंग, हेजिंग में क्या होता है, एक खोल लो एक पुट लो, जिस तरफ फटेगा अगर रेंज में मार्केट है तो उस तरफ आपका या तो सी में प्रॉफिट होगा या तो पी में होगा, और जो भी होगा वो कंटिन्यूसली अच्छा ही प्रॉफिट ओवरऑल होगा। इसको हेजिंग बोलते हैं इंट्राडे के लिए। हेजिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपोजिट साइड लेके बैठ जाओ, सी और पी, कॉल और पुट। यानी कि जैसे आपने सुना होगा इंट्राडे बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, बैंक निफ्टी का पुट ले लिया, राइट। तो आपने फॉर एग्जांपल HDFC में स्टॉक है आपके 1000, ठीक है, और HDFC गिर रहा है लेकिन आपको बेचना नहीं है। HDFC अभी आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को ये तो बेचना तो नहीं है भैया, लेकिन अभी मैं लॉस में भी जा रहा हूँ, मुझे लॉस भी नहीं करना है, तो क्या करना है आपको, HDFC के डाउन साइड जा रहा है तो PE पुट लेना है, और अगर अप साइड जा रहा है तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसको हेजिंग बोलते हैं। अगर जो भी स्टॉक की प्राइस गिर रही है जो आपको सेल नहीं करना, तो उसका अगर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अवेलेबल है, तो उसका पुट लेके आप हेज कर सकते हो। सो पुट में अगर 1000 का प्रॉफिट होता है और यहाँ पर 1000 का लॉस होता है, मार्केट डाउन आता है HDFC के स्टॉक में, तो आपका ये इक्वल हो जाएगा। इसको हेजिंग बोलते हैं। ओके। अब लो रिस्क क्या है, लास्ट पॉइंट, लो रिस्क क्या है। आप अपने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ लो रिस्क एसेट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या तो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ लो रिस्क बोलते हैं। अगर डाउन जा रहा है अच्छा सा पोर्टफोलियो, तो जो भी ट्रस्टेबल स्टॉक है, कोई गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है, तो वो आपको लेके बैठ जाना है, क्योंकि उस पर प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है। जैसे अगर आप पोर्टफोलियो में हाई रिस्क स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है, आपके स्टॉक के अंदर स्मॉल कैप की बात की थी, हाई रिस्क की है, आप उनमें से रिस्क कम करने के लिए आपको लार्ज कैप के स्टॉक बाय करने होते हैं, और फिर भी गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज करना होता है। दैट्स इट। क्लियर। अभी भी अगर नहीं समझ में आया एक बार देख लेना, बोरिंग लगेगा मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा, लास्ट वीडियो है ये, इसके बाद तो पूरा चार्ट पे ही देखना है। सो थोड़ा सा अगर लाइफ में गेन करना है ना अच्छे से, तो थियरी भी ज़रूरी है। मेरे को बहुत बोर लगता है एक्सप्लेन करने में भी, टू बी ऑनेस्ट, राइट, लेकिन ज़रूरी है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। ओके। लास्ट पॉइंट, उसके बाद ख़त्म। नहीं हो गया ना। हाँ, हाउ टू मिनिमाइज लॉस, ओके कर दिया। क्लियर। अभी भी कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है इस वीडियो पे, ठीक है, तो बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज़ पे बनेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा एक्चुअल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि
आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में और भी इम्पोर्टेंट टिप्स मैं दे सकूं। इंस्टाग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे भी चैनल मिल जाएगी। ब्रोकर का अकाउंट ओपन करवाना है, धन पे अकाउंट ओपन करवा लो, उसका भी लिंक मिल जाएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड का किसी को इंटरेस्ट है या नहीं है वो बताइए, या फिर डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो म्यूचुअल फंड या फाइनेंस का पार्ट तो है। देखिए ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, नो नो नो, काम करते हैं डायरेक्टली अब चार्ट पे ही मिलते हैं। आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के टूल्स, ये सारे भी टूल्स होते हैं ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को पहले ठीक है। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा, यूज़फुल लगता होगा। सीखना थोड़ा सा बोरिंग है और आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था क्योंकि मेरे को भी बार बार कॉल पे कॉल आ रहे हैं। एनीवे वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एक लाइक और एक कमेंट छोड़ देना प्लीज़। और अच्छा लगा एक्चुअल में आपके कुछ भी फीडबैक, अगर नेगेटिव फीडबैक भी है तो भी आई एक्सेप्टेड, आप लिख सकते हो कमेंट पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगा उस चीज़ को और आपको बेटर वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ।